वेलकम बैक व्यूअर्स। आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ, का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ। ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण, क्या है कारण, जानते हैं इस वीडियो में। ऐतिहासिक शक्तियों एवं कारकों की समीक्षा करने जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उनकी सफलता का नेतृत्व किया, के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए और इसका विश्लेषण किया जाए। इतिहासकार इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादतन थी। जॉन सीले के नेतृत्व वाला समूह ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानता है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने आए थे, और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे ना चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए राजनीतिक संकट में फंस गए थे और भारतीय भू क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दूसरी ओर इतिहासकारों का एक समूह इस बात पर सहमत नहीं है और मानता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे। तो दो समूह हैं, दोनों अलग अलग बात करते हैं। उन्होंने इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति एवं योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में क्षेत्रों पर कब्जा करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। यूडिस ब्राउन के अनुसार अंग्रेजों के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। क्या कारक थे? अविलंब लाभ, प्रशासकों की व्यक्तिक महत्वाकांक्षाएं, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत अंग्रेजों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता था 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया और उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेजों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थीं। इसके परिणाम स्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल
फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त किया, जबकि अन्य इसे 1761 का वर्ष मानते हैं, जब पानीपत में तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त किया। हालांकि ये सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण जो लगभग इस समय शुरू हुआ को पूरा होने में 80 वर्षों का समय लगा। यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। यह उस समय स्वाभाविक नहीं था जैसा आज आज प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, मराठा राज्य स्थितियों से उबर नहीं पाया और कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई थी स्पष्ट नहीं थी, और उनके अंग्रेजों द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के। यह वह विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों की विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। ब्रिटिश सफलता के कारण क्या कारण थे? ब्रिटिश सफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए बी.एल. ग्रोवर कहते हैं कि लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, इसमें से अंत में वे विजयी होकर निकले। इस सफलता के कारणों में निम्नलिखित हैं। उत्कृष्ट हथियार। अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। उनके पास अस्त्र भी थे, सैन्य युक्तियां और रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे, तीनों मामले में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र बेहद धीमे और भारी थे, और जिन्हें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों की गति एवं दूरी दोनों के लिहाज से बाहर कर दिया था। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो यूरोपीय बंदूकों और तोपों की तुलना में बेकार थे। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। तो यहां पर सेना के मामले में भी भारतीय सेना बहुत धीमी थी। यह सच है कि कई भारतीय शासकों, इसमें निजाम भी शामिल हैं, ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया और यूरोपीय हथियारों को चलाने में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं लीं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारी एवं प्रशासक नौसिखिए के स्तर से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए। हथियार चलाना सीखा तो, लेकिन वो नौसिखिए ही बने रहे, और अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके प्रशिक्षित सैनिकों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके।
कि हमेशा सीखने वाले ही बने रहे, कभी ट्रेंड नहीं हो। सैन्य अनुशासन। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है कि जब तक आपकी सेना में अनुशासन नहीं होगा, आपकी सेना एक सफल सैन्य सेना। वेतन के नियमित भुगतान की व्यवस्था, समय पर वेतन, अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित की। इस समय पर वेतन मिल जाए, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन ही नहीं था, तो सैन्य अनुशासन कहां से बन पाए। मराठाओं ने राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया ताकि सैनिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे, जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे। अब एक स्थायी सेना और एक किराए की सेना में अंतर हो जाता। जो विद्रोही हो सकते थे या जब स्थिति ठीक ना हो तो विरोधी खेमे में जा सकते थे। असैनिक अनुशासन। कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारण था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल, न कि वंशागत या जाति और कुल के आधार कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्यों के प्रति जागरूक थे। इसके विपरीत भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों की योग्यता की उपेक्षा करते हुए जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के अधिकार पर नियुक्त किए जाते थे। तो इससे क्या होता था, जो एक अच्छा सैन्य अधिकारी होना चाहिए वो नहीं हो पाता, उसको उसकी उपेक्षा की जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता संदेहजनक थी और वे प्रायः अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के चलते विद्रोही एवं विश्वासघाती हो जाते। मेधावी नेतृत्व। प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को एक अन्य लाभ प्रदान किया। क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, एल्फिस्टन, मुनरो, मार्क्यूस, डलहौजी इत्यादि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुणों का दर्शन किया। अंग्रेजों को सर आयरकूट, लॉर्ड लेक और आर्थर वेलीजले जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष किया, अपितु अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया, कि पूरी तरीके से तन मन से देश के लिए समर्पित थे। भारत की तरफ से हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनक्लिंच खान, माधव राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्रायः द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे, जिस प्रकार वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। इसके अतिरिक्त वे निजी या राजवंशी उन्नयन के लिए लड़ते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष या युद्ध भावना की अभिप्रेरणा उनमें। वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे। सबसे बड़ा कारण
कि अगर किसी की वित्तीय स्थिति कमजोर है तो है सफलता की ओर जाने में कमजोर रहे, क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दी। कंपनी का कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश प्रदान किया, अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों का वित्तीयन भी किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। धन, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की एक बड़ी राशि अंग्रेजों को जरूरत के समय उपलब्ध थी। चाहे धन हो, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, जब जरूरत पड़ती थी समय पर उपलब्ध। इसका श्रेय उनकी समुद्री शक्ति के रूप में सर्वोच्चता को भी जाता है। राष्ट्रवादी अभिमान, इन सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमजोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भारतीयों के बीच इस सांसारिक या भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का कारण था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। के लिए जय हिंद।